देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शो है। यस मैम। हाँ मैम। सो देखो लास्ट क्लास में इलास्ट्रेशन 10 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अच्छा एक चीज देखो तो इलास्ट्रेशन 6 किया था क्या? नहीं तो वो पहले कर लेंगे, मैंने यहाँ पर होमवर्क के लिए नोट डाउन किया है, वो भी करेंगे। लेकिन इलास्ट्रेशन 6 अगर नहीं किया है तो उसको कर लेंगे। एक बार चेक करके बताओ तो इलास्ट्रेशन 6 हुआ है कि नहीं। मुझे 5 मिनट की देखो इलास्ट्रेशन 6 किसी को नहीं याद है? मतलब कॉपी में लिखा होगा ना इलास्ट्रेशन 6। हाँ ये ना। अच्छा इसमें बोला है देखो कि ए लिमिटेड एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया है, तो ए लिमिटेड होल्डिंग बी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी। तो ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड जो है वो सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है। 60% शेयर होल्ड कर रहा है, 60% का होल्डिंग है, और इसने तो एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर करके खरीदा है, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर करके। अच्छा फिर 10 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10। ये बी लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, 10% डिवेंचर, ट्रेड पेपर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। ऑन द सेम डे बी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट 20% एंड as agreed between both the companies. Property, plant and equipment were to be depreciated by 10%। अच्छा तो पीपीई को डिप्रिशिएट किया गया है एट द रेट ऑफ 10% से, ठीक है, ये बोला है एट द रेट ऑफ 10%। एंड इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एट मार्केट वैल्यू ऑफ 60 लाख, और इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है 60 लाख, 60 लाख मार्केट वैल्यू पे टेक ओवर करना पड़ेगा। इसका मतलब जो भी चेंजेस होगा एसेट या लाइबिलिटी जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ तो दोनों ही एसेट दिया हुआ है, वो हमें लेना चाहिए। कैलकुलेट करने बोला है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन करके देना तुम लोग को। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अच्छा तो इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा गुडविल या कैपिटलिज्म मतलब हम लोग को मिला क्या, मतलब ए लिमिटेड को क्या मिला उसने जितना पेमेंट किया उसके बदले। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मली क्वेश्चन में दे देता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 60% शेयर लिया है, तो बी लिमिटेड का टोटल शेयर कितना था? ये तो दिख रहा है बी लिमिटेड का टोटल शेयर कितना था, बोलो बी लिमिटेड का टोटल शेयर कितना था? 10 लाख शेयर्स। तो 10 लाख शेयर्स में से कितना लिया है?
6 lakh. lakh हाँ 60% 6 लाख, और कितना करके खरीदा है एक एक शेयर, 20 करके तो फिर कितना हो जाएगा पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट खरीदने का 1 वैल्यू crore 20 lakh 1 करोड़ 20 लाख, ठीक है। तो फिर 10 लाख इंटू 60% इंटू 20, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, 10 लाख इंटू 60% इंटू @20, 1 करोड़ 20 लाख। अच्छा, बदले में क्या मिला है वो हमें जो है चेक करना पड़ेगा, बदले में मिला क्या है, और एक डिविडेंड का कंसेप्ट भी था, वो वाला नोट डाउन नहीं किया, वो कर लेते हैं। पीपी इन्वेस्टमेंट, अच्छा अब डिविडेंड सेम डे डिविडेंड डिक्लेयर बाय 20%, ठीक है। यहाँ पर सेम डे, जिस दिन एक्वर हुआ है उसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डिविडेंड @20%, ठीक है। तो जिस दिन एक्वर हुआ है उसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। एक्वर कब हुआ है? लिमिटेड एक्वर 60% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड @20 पर शेयर, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड। डेट का कुछ बोला नहीं। देखो जरूरी है कि हमें डेट बोल दे, नहीं भी बोलेगा तो हम लोग इसको कर पाएंगे। कैसे समझना है? ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 60% शेयर बी लिमिटेड में, जो कि 20 करके था, और जो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है बी लिमिटेड का वो दे दिया है। तो बैलेंस शीट तो जो है ईयर एंड एक्सट्रैक्ट बोला है, इसीलिए देखो ईयर एंड होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऑन द सेम डे, इतने से समझना है। मतलब जिस दिन एक्वायर हुआ है इसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि ये डिविडेंड ए लिमिटेड को भी मिलेगा, ठीक है। अब ए लिमिटेड के लिए प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा कि पोस्ट एक्विजिशन? आज एक्वायर किया, आज ही डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। तो पता कैसे करते हैं कि कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाएगा? बोलो कौन से प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाएगा? मतलब अगर ड्रॉ के हिसाब से चले तो यहाँ जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसकी उससे डिविडेंड दिया जाएगा। यहाँ पर जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, क्योंकि उस प्रॉफिट को देख के ही तो बी लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा कि हम 20% डिविडेंड देंगे, और जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उसी दिन ए लिमिटेड ने उसका शेयर 60% होल्ड कर लिया, ठीक है। तो ए लिमिटेड को भी डिविडेंड मिलेगा, तो इस पीरियड के प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ए लिमिटेड के लिए वो डिविडेंड कैसा होगा, प्री या पोस्ट? Pre-acquisition. प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से less लेस होगा। डिविडेंड बोलो कितना है, कैसे निकालोगे? तो कितना, जितना शेयर होल्ड कर रहा है उतने पे डिविडेंड मिलेगा। तो 10 लाख शेयर्स में से 60% शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा इनटू फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू कितना है? ये 20 मत कर दो, बिकॉज 20 फेस वैल्यू नहीं है, वो परचेस प्राइस है, मार्केट मतलब परचेस प्राइस जिसपे परचेस हुआ है। 10 फेस था वैल्यू 10 था, तो फिर 10 लेना पड़ेगा हम लोग को। कितना आ रहा है? 12 lakh. 12 लाख। तो कितना हो जाएगा? माइनस 8. 1 crore 8 lakh अब चेक करेंगे कि नेट वर्थ कितना है, ठीक है। नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड, इसको क्या लिखते हैं, लैंग्वेज ही भूल गई, क्या नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, ठीक है, लिखा है नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का कितना नेट वर्थ इससे मिल रहा है? तो नेट वर्थ कैलकुलेट करने के लिए दो चीज होता है, या तो लाइबिलिटी प्लस रिजर्व सरप्लस कर लो, सॉरी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, या फिर जो है हम लोग को एसेट ऐड करना पड़ेगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो देखो यहाँ इक्विटी शेयर तो है बट रिजर्व सरप्लस का डिटेल्स नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, करेंट एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी माइनस करना पड़ेगा, को कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का डेटा मिल जाएगा, ठीक है।
तो एसेट में देखो पीपीई है, इन्वेस्टमेंट है, करेंट एसेट है। पीपीई का वैल्यू 70 लाख है, उसको 10% से कम कर देंगे, डेप्रिसिएशन लगाने का। तो 70 लाख हम एल लिख दे रहे हैं, माइनस 70 लाख का 10%, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 70 लाख का 90% करने से भी तो हो जाए। एसेट का वैल्यू 70 लाख का 90%, ये हो गया पीपीई का वैल्यू। प्लस क्या लेंगे, इन्वेस्टमेंट 45 लाख, इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा 60 लाख पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू चल रहा है 60 लाख, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 60 लाख प्लस, और क्या है, करेंट एसेट 68 लाख। ठीक है, और एसेट में क्या है, लोन्स एंड एडवांस, एडवांस कर रहे हैं किसी को लोन, तो ये भी एसेट होता है, मतलब लोन दे रहा है तो लोन देना एसेट होता है। माइनस करना पड़ेगा आउटसाइडर लाइबिलिटी, करेंट नॉन करेंट दोनों। तो आउटसाइडर लाइबिलिटी में डिवेंचर 10 लाख, ट्रेड पेबल 55 लाख, 5 लाख, 10 लाख माइनस 55 लाख, तो ये कैलकुलेट करके देखो कितना। 1,48,00,000. 1,48,00,000। हाँ ठीक है, अब इसका कितना करना पड़ेगा, ये तो पूरा हो जाएगा ना, पूरा नेट वर्थ आ गया। इसमें बी लिमिटेड का कितना, मतलब ए लिमिटेड कितना होल्ड करेगा, 60%, तो कितना आएगा, वो जो वैल्यू आया उसका 60% कर लो। 88,80,000. 88,80,000, तो कितना आ रहा है ओवरऑल, मतलब इससे ये माइनस करने से 19,20,000. 19,20,000। अब मुझे ये बोलो कि ये गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि इतना पैसा दे के इतना हमें नेटवर्थ मिला, Goodwill. क्योंकि पेमेंट ज्यादा है जबकि नेटवर्थ कम। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इलास्ट्रेशन 7 हो गया था, मुझे जितना लग रहा है, शायद, या फिर नहीं हुआ था, शायद नहीं हुआ था, ठीक है, याद नहीं है मुझे। एंड में ना एक बार लिख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था। इलास्ट्रेशन 8 देखो, बोल रहा है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दोनों कंपनी का क्या क्या डेटा दिया है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व। प्रेफरेंस शेयर ए लिमिटेड का कुछ नहीं है, अच्छा। फिर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल, गुडविल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। ए लिमिटेड परचेज 3/4 इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर at the premium of 25%, following other information is available। तो पहले यहाँ पर कौन होल्डिंग है और कौन सब्सिडियरी है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, 3/4 यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 75%। 3/4 इंटू 100 करने से परसेंटेज पता चल जाएगा। अच्छा, कितने में खरीदा है, एट द रेट ऑफ 25% प्रीमियम, एट द रेट ऑफ 25% प्रीमियम में शेयर होल्ड किया है अपने सब्सिडियरी कंपनी का। ठीक है, अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स थाउजेंड्स, मतलब एक्चुअली ये सब हजार, ये जितना भी है पीछे 3 जीरो जाएगा, इसीलिए ऐसे लिखा है, मतलब 1,000 हजार। ये बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, तो बी लिमिटेड का कौन सा कॉलम था, ये वाला। बी लिमिटेड का जो प्रॉफिट दिख रहा है, बी लिमिटेड का प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है, बी लिमिटेड का प्रॉफिट ये देखो, ये दिख रहा है, ठीक है। बी लिमिटेड का जो प्रॉफिट दिख रहा है ये वाला, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से 1,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर से लाया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि जनरल रिजर्व बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। जनरल रिजर्व का पूरा ही प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, मतलब 800 प्रीवियस ईयर का है।
उसको यहाँ लाया गया है। द डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द प्रीवियस एंड करेंट ईयर। बोल रहा है प्रीवियस और करेंट ईयर दोनों ईयर के लिए ही इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, वो भी दोनों कंपनी का। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पहले निकालना है, फिर उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब गुडविल जनरेट हुआ है या फिर कैपिटल रिजर्व, वो सारा चीज बोल रहा है। ठीक है, तो पहले देखो जो इंफॉर्मेशन मिला वो हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर बी लिमिटेड जो है, बी लिमिटेड का पीएल जो है उसमें 1000 हम एक बार हजार ही लिख रहे हैं। 1000 जो है वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है। क्यों प्री एक्विजिशन प्रॉफिट? क्योंकि प्रीवियस ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है, और जनरल रिजर्व का भी प्रीवियस ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है, तो 800 भी प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व है बी लिमिटेड का। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं बी लिमिटेड का जो जनरल रिजर्व है वो एंड में 800, और जो पीएल है वो एंड में 1790 हुआ है। ठीक है, तो बी लिमिटेड का जो जनरल रिजर्व है और जो पीएल है, तो जनरल रिजर्व तो 800 ही रहा, मतलब करंट ईयर में किसी तरीके का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हुआ, और करंट प्रॉफिट 1790 है। तो मुझे बोलो कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया है सब्सिडियरी कंपनी ने? 790. 790, 790। अब ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 790,000। ठीक है, सब थाउजेंड में, तो ये 790 प्रॉफिट जो है ये वाला क्या प्रॉफिट होगा, मतलब प्री पोस्ट क्या होगा? एक्विजिशन तो यहाँ पर होगा। हाँ बोलो। Post acquisition. पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा, फिर बोल रहा है डायरेक्टर ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिक्लेयर डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर प्रीवियस एंड करेंट ईयर। ठीक है, तो डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% फॉर प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर बोथ कंपनी। ठीक है, अब एक एक चीज हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है। सबसे पहले बोला कैलकुलेट प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, वो तो मैंने ड्रॉ में ही कैलकुलेट कर डाला। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा बोलो, ये प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कौन से कंपनी का निकलेगा? दोनों का निकलेगा, या फिर सिर्फ सब्सिडियरी का निकलेगा, या फिर सिर्फ होल्डिंग का निकलेगा? सब्सिडियरी का। हाँ, सिर्फ सब्सिडियरी का होगा ना, उसी के लिए तो प्री पोस्ट वाला बात एप्लीकेबल होता है, होल्डिंग के साथ थोड़ी ना ऐसा कोई ये है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पीएल, पीएल जो है प्री एक्विजिशन पीएल कितना है? 1000, ये तो देख के यहाँ पर वो क्वेश्चन से देख के लिखे, यहाँ से देख के यहाँ लिखते रहे। 1000 का मतलब 10 लाख। ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन पीएल 790,000, मतलब 7,90,000। जनरल रिजर्व प्री पीरियड में कितना था? 800,000, मतलब 8 लाख। और पोस्ट में कितना था? पोस्ट में भी 8 लाख है, तो पोस्ट एक्विजिशन में कितना हो जाएगा? मतलब कुछ क्रिएट होगा तभी ना लिखेंगे। जैसे देखो, ये 1000 से 1790 हुआ, तो पोस्ट में 790 गया, 800 से 800 ही रहा, तो फिर ये जैसे पीएल है तो वैसे जनरल रिजर्व में क्या कुछ ऐड हुआ? पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व में क्या कुछ ऐड हुआ? अगर 800 800 ही रह गया तो क्या कुछ ऐड हुआ? No, ma'am. तो जीरो, तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। ठीक है, तो अब ये ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है? ये आ जाएगा
18 लाख और ये 7 लाख 90। ये आ गया प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना जाएगा ये कैलकुलेट करना है और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो बोलो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। ठीक है, ये आना चाहिए। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आ जाएगा, बोलो क्या क्या आएगा। ये देखो क्वेश्चन दिखाते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या क्या अमाउंट होता है, भूल गए तो एक बार देखो अपने कॉपी में। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या क्या होता है। देखो जैसा हम लोग होल्डिंग का डेटा निकालते हैं, होल्डिंग के पास क्या रहता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। वैसे ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या होता है, नेट वर्थ एस लिमिटेड मतलब सब्सिडियरी कंपनी का जो नेट वर्थ वो होल्ड करेगा। तो नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस या फिर टोटल एसेट माइनस जो है आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो हाँ, तो नेट वर्थ का जितना परसेंट उतना निकालने से तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास कितना है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेट वर्थ पहले निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर नेटवर्थ में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर 5,000 तो इसका कितना लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000। ठीक है, 5,000 मतलब रुपीज में ही आ गया, मतलब शेयर कैपिटल का वैल्यू इनटू कितना परसेंट करना पड़ेगा। अगर इसका होल्डिंग है 75% तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा 25%। तो फिर कितना आएगा देखो, 1/4 हो रहा है। 1/4 मतलब 12,50,000। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, और क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,000 है, उसका आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। अब इसमें देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कितना आएगा बता सकते हो। देखो इक्विटी शेयर का तो देखो, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी का शेयर होल्ड करने के लिए सोचता है तो मुझे बोलो कौन सा शेयर होल्ड करता है, इक्विटी की प्रेफरेंस होल्ड, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी शेयर, क्योंकि उसी में तो वोटिंग राइट होता है। होल्डिंग कंपनी थोड़ी ना कभी प्रेफरेंस शेयर खरीदने से होता है, नहीं। तो फिर प्रेफरेंस शेयर में होल्डिंग का किसी तरीके का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस शेयर पूरा का पूरा किसका हो जाएगा, अगर इसमें होल्डिंग का कोई परसेंटेज का इम्पैक्ट नहीं आता है तो ये प्रेफरेंस शेयर पूरा का पूरा किसका जाएगा, ओनर तो दो ही हो गया ना, एक होल्डिंग और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। हम तो बोल ही दे रहे हैं आंसर कि होल्डिंग कंपनी का प्रेफरेंस शेयर में किसी तरीके का मतलब लेने वाला बात नहीं रहता है, प्रेफरेंस शेयर को वो नहीं लेता। तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ये कौन होल्ड करेगा, मतलब इसका तो कोई शेयर होल्डर होगा, तो फिर कौन होल्ड करेगा, होल्डिंग के पास अगर नहीं है, होल्डिंग के पास नहीं है तो कौन होल्ड करेगा, बोलो माइनॉरिटी। हाँ, तो सब्सिडियरी कंपनी जो है उसमें कौन होल्ड करेगा, सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर फिर किसको बिलोंग करेगा, तो होल्डिंग के अलावा तो और एक पार्टी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बता तो रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बस तुम लोगों से पूछ रहे हैं, बोलो। तो ये प्रेफरेंस शेयर किसको बिलोंग करेगा, लिख भी दिया था मैंने ऑलरेडी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बिलोंग करेगा। 1,000 मतलब 10 लाख, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है,
कि प्रेफरेंस शेयर पूरा का पूरा माइनॉरिटी, बी लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर कौन होल्ड कर रहा है, बोल रहा है कि मतलब एक्सेप्ट होल्डिंग, ठीक है, होल्डिंग के अलावा, तो होल्डिंग के अलावा कौन है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि शेयर कैपिटल का डिटेल्स जो है वो होल्डिंग में जाएगा, कुछ अमाउंट कुछ माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा वैसे, ठीक है। अच्छा, अब और क्या हो जाएगा, नेट वर्थ कैलकुलेट कर रहे थे, तो नेट वर्थ में माइनॉरिटी इंटरेस्ट में अगर प्रेफरेंस शेयर है वो आएगा, ये एक नया पॉइंट हो गया। इसके अलावा और क्या आता है नेट वर्थ में, जब हम लोग इस तरीके से करते हैं, नेट वर्थ तो दो तरीके से आता है ना, हम लोग कौन सा वाला कर रहे हैं, हाँ शेयर कैपिटल प्लस शेयर रिजर्व कैपिटल प्लस सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये तो पीएल और जनरल रिजर्व आएगा। पीएल और जनरल रिजर्व आएगा, ठीक है। तो पीएल और जनरल रिजर्व आएगा, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन सा पीएल और जनरल रिजर्व आएगा, पोस्ट और प्री, दोनों ही आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो दोनों ही आएगा, पोस्ट भी आएगा प्री भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जो नेटवर्थ बिलोंग करेगा, ये तो हमें बोला था प्री कितना है पोस्ट कितना है बताओ, तो हम लोगों ने वैसे कैलकुलेट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्री एक्विजिशन पीएल एंड रिजर्व, प्री एक्विजिशन पीएल और रिजर्व का 25%, तो प्री एक्विजिशन पीएल और रिजर्व मिला के है 18 लाख, हम लोगों ने इसके पहले कैलकुलेट किया, 18 लाख इंटू 25% करने से जितना आएगा, और पोस्ट एक्विजिशन पीएल का 7,90,000 इंटू 25% कितना आ रहा है, पहला तो 4,50,000। हम्म 1,97,500। 1,97,500, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12 लाख और 10 लाख, 22,50,000, 22 लाख 50 और 50 एक, तो मतलब 23 लाख, 23 लाख और इधर 4 लाख, 27 लाख, 27 लाख, 28 लाख हो रहा है, 28,97,500, ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आता है, शेयर कैपिटल का उसका पोर्शन आएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर पूरा का पूरा आएगा। और प्रॉफिट देखो, अब मैंने ऐसे प्री पोस्ट लिख के किया है, माइनॉरिटी में प्री पोस्ट नहीं भी लिख के करोगे तो भी चलेगा, मतलब कैसे लिख सकते थे, ये टोटल पीएल कर लेते, ठीक है, ये टोटल पीएल, ठीक है, ये मतलब प्री और पोस्ट वाला मिला के, मतलब ये वाला 1,790 का 25% और 800 का, मतलब 800,000 का 25%, तो भी सेम आंसर आता, चाहो तो करके देख सकते हो। 800 का मतलब ये देखो, जनरल रिजर्व के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे 800 और 1,000 का 25%, मतलब 1/4, मतलब 2 लाख, ठीक है। और इधर प्रॉफिट है 1,790, 1,790 और फिर 1,000 यानी 30 इंटू 25%, ये कितना आएगा, ये एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, 25% 1/4, कितना आ रहा है, हेलो, बोलो कितना आ रहा है? 4,47,500। हम्म तो 4,47,500 प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा, 5 लाख, 6,47,500, और ये दोनों ऐड करने से देखो कितना आ रहा है, वही आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं, देख खुद से, हाँ तो वही आएगा।
क्योंकि माइनॉरिटी में प्री पोस्ट करके अलग से डिफाइन करना नेसेसरी नहीं होता है, उसमें हम लोग ये बता देंगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या मिलेगा। जब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिस डेट पे कैलकुलेट करें उस डेट पे जितना जनरल रिजर्व पीएल या जितना भी रिजर्व सरप्लस होगा, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, पीएल हो या जो भी हो, उसका परसेंटेज उसे मिल जाएगा, यानी इस तरीके से। लेकिन प्री पोस्ट कैलकुलेट किया हुआ था तो मैंने उस हिसाब से लिख दिया। बाकी ये भी करो तो भी बात सही है, ये भी करो तो भी बात सही है, ठीक है। नहीं तो ऐसा सोचोगे कि प्री पोस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्यों होगा, वो तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में हमें देखना होता है ना। तो वो तो सही बात है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वाले केस में ही देखना होता है। ये मैंने ऐसे ही लिखा है तो देख देख के उस हिसाब से करवा दिया। अगर तुम लोग चाहो तो वैसे भी एंड वाला डेटा लेके डायरेक्टली हम लोग उसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब गुडविल है कि जनरल रिजर्व है, सॉरी कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कितना रुपए देके खरीदा गया है शेयर्स, तो देखो कितना रुपए देके शेयर खरीदा गया है। देखो 3/4 25% प्रीमियम से खरीदा गया है, तो बी लिमिटेड का कितना शेयर है, कौन सा शेयर खरीदा जाएगा, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर। 5,000 हजार रुपए का शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर कुछ नहीं बोला है, तो कितना करके होगा, 10 रुपया करके, ठीक है। तो 10 रुपए करके अगर है तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, या फिर 5 ऐसे कर lakh। सकते, हाँ या फिर ऐसे कर सकते हो, ये जो कैपिटल है 5,000 हजार वही ले लो, 5,000 हजार, ठीक है। ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। इतने रुपए के शेयर कैपिटल में होल्डिंग का कितना जो है अधिकार है, 75% का जो है राइट है, ठीक है। उतना वो खरीद रहा है और बदले में दे कितना रहा है, बोल रहा है जो भी वैल्यू है उसको 25% प्रीमियम से खरीद रहा है, मतलब कितना रुपए देगा, कितना वैल्यू पे करेगा, 125%, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। जो भी वैल्यू होगा उसका 125% पे करेगा। बोलो कितना होगा। 46,87,500। 46,87,500। अच्छा, अगर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है वो लेस करना पड़ता है। चेक कर लेते कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो डिविडेंड 10% प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के बेसिस पे डिक्लेयर्ड है, मतलब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी डिविडेंड दिया जाएगा और करंट, तो प्रीवियस ईयर वाला ही यहाँ पर एडजस्ट होगा। जब हम लोग सीओसी कैलकुलेट करेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी गुडविल हुआ कि जनरल रिजर्व, सॉरी कैपिटल रिजर्व, वो बार बार जनरल रिजर्व बोल रहे हैं, कैपिटल रिजर्व हुआ, तो हमें हमें पहले यहाँ पर से अगर कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो उसे लेस करना पड़ेगा। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड तो है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से भी डिविडेंड दिया जाएगा, ठीक है। तो जो होल्डिंग कंपनी है उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, जितना शेयर वो होल्ड कर रही है, तो 5 लाख, जितना शेयर कैपिटल है, 3,360 होगा, अच्छा ठीक है, और एक जीरो कर देते, इसका 75% का शेयर होल्डिंग है इतने रुपए का। और इसमें से कितना परसेंट डिविडेंड देगी, डिविडेंड का रेट यहाँ पर बताया 10%, दोनों केस में 10% है, प्री हो या पोस्ट हो, 10%, ठीक है। तो इतना का 75% शेयर होल्डिंग होल्डिंग का है, उसमें से 10% जो है डिविडेंड उसे मिल जाएगा। मतलब बात यह है कि जितना शेयर कैपिटल है उस पे 10%, तो इतना शेयर कैपिटल होल्डिंग का होगा उस पे 10%, तो कितना हो जाएगा, 3,75,000। 3 3,75,000, तो माइनस करने से कितना हो जाएगा, 43,12,500। अब नेट वर्थ निकालना पड़ेगा, नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का नेट वर्थ, उसका 75% होल्ड होगा, 75% ऑफ नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी का नेट वर्थ का 75%, तो पहले नेट वर्थ देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर एसेट वगैरह कुछ भी तो चेंजेस बोला नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कर सकते हैं, या फिर हम लोग
जो है गुडविल, सॉरी क्या बोलते हैं, टोटल एसेट माइनस करेंट, जो है टोटल एसेट और करेंट और नॉन करेंट लायबिलिटी। अच्छा, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अगर एसेट लेंगे तो बहुत ज्यादा ऐड करना पड़ेगा, तो इससे मतलब बहुत सारा आइटम को कंसिडर करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कर लेते। तो शेयर कैपिटल में 5,000 1000 शेयर कैपिटल, ठीक है, सिर्फ ये ही आएगा। और 5,000 1000 शेयर कैपिटल, और यहाँ पर 800 जनरल रिजर्व, और 1790 में 1000 का प्रॉफिट, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर तो नहीं आता है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल तो 5,000 1000, तो पहले हम लिख लेते हैं 50 लाख। 5,000 1000 का मतलब 30 और 30, हाँ। इसका 75%, शेयर कैपिटल का 75%, एक एक साथ करके सब बाद में 75 कर देते हैं, अलग अलग नहीं करके। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, तो रिजर्व सरप्लस में हमें क्या लेना पड़ता है, प्री वाला ही तो खरीदना पड़ता है। तो प्री रिजर्व और प्री जो है जनरल रिजर्व और प्री पीएल कितना है, तो ये रहा 1000 1000, और हाँ 18 लाख भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर 1000 1000 1000 1000, और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला। ये सबका 75% बिलोंग करेगा होल्डिंग को। कितना आ रहा है, 18 लाख, और ये हो जाएगा 50 लाख, मतलब 60, ये 8 लाख अच्छा, इंटू 75%, 51 लाख 51 लाख। तो जनरल रिजर्व हुआ कि सॉरी कैपिटल रिजर्व हुआ कि गुडविल? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हो रहा है, क्योंकि ज्यादा नेटवर्थ मिला है, बदले में पेमेंट कम हुआ है। तो फिर कितना हो रहा है कैपिटल रिजर्व माइनस करने से, 51 लाख माइनस ये वाला, 787,500। अच्छा, अब नेक्स्ट करेंगे इलास्ट्रेशन 11। H Limited and S Limited provides the following information as at 31st March 2002. PPE investment 8,000 equity share of S Limited. मतलब H Limited ने S Limited का 8,000 इक्विटी शेयर परचेस किया है। करेंट एसेट शेयर कैपिटल फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर बता रहा है। अच्छा, तो इसमें देखो एस लिमिटेड का इक्विटी शेयर फिर कितना सारा है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है, एक एक शेयर अगर 10 करके है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा, 10,000. 10,000 10,000। उसमें से कितना एक्वायर किया है, 8,000 तो तो फिर 80%। 80%। तो ये दिया हुआ अगर नहीं है तो हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नीचे देख लेते हैं, अगर बोल दिया 80% तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं बोला है तो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया है 50-40, ट्रेड पेबल 1 लाख और 60,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एच लिमिटेड एक्वायर्स द शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड as on 1/7/2001 and the balance sheet of profit and loss account of H Limited was 30,000. Prepare consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary as at 31st March 2002. तो बैलेंस शीट ही बनाने के लिए बोल दिया है, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है। 1720x1 को परचेज हुआ है, मतलब एक्बर हुआ है। तो यहाँ पर डेट ऑफ एक्विजिशन एस लिमिटेड
सब्सिडियरी बन गया, एज लिमिटेड होल्डिंग बन गया, और 80% होल्ड करेगा। वो नीचे करवा देंगे कैलकुलेशन, अभी तो हम लोगों ने देखा भी था, चलो कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग दिया नहीं है क्वेश्चन में, हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 8000 नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड हो रहा है। होल्डिंग कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर कैपिटल था एट द रेट ऑफ 10 करके, एक एक शेयर्स, ठीक है। तो ये डिवाइड करने से नंबर ऑफ शेयर्स आउट ऑफ दैट 8000 एक्वर हुआ है, तो 80% हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। ये लिख लिया बिकॉज हम लोग को ये डेटा माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उधर जो है गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो जनरेट हो रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये दोनों डेटा को लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन 1420x1 30,000 14x1 पीएल जो है वो 30,000 है। एस लिमिटेड का प्रॉफिट का बैलेंस इतना था ओपनिंग डेट को, ठीक है। उसके बाद एक्वर हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एस लिमिटेड का 31 मार्च 2002 में देखो क्या बोल रहा है। 31 मार्च 2002 में पीएल अकाउंट है एस लिमिटेड का 40,000। तो फिर ये तो प्री एक्विजिशन हो गया, ठीक है, 30,000। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही दिया है और कुछ जनरल रिजर्व वगैरह नहीं है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना होगा, 10,000। 10,000 प्लस 10,000 बाय 30 से 40 हो गया इसीलिए। अच्छा, अब प्री, क्योंकि देखो मिडिल में एक्वर हुआ है, तो प्री पीरियड कितना है, प्री एक्विजिशन पीरियड का टाइम कितना है, टाइम मतलब अप्रैल से लेके जुलाई, 3 मंथ्स। और फिर इसका मतलब ये पूरा 12 है, तो ये बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 9 मंथ्स का, 9 मंथ। अच्छा, अब इसके बाद ही बताएंगे क्या कैलकुलेशन होगा, यहाँ पर अभी नहीं कर रहे। पहले देखो क्या क्या हमें चाहिए होगा। तो देखो, जब भी बैलेंस शीट करने के लिए बोलेगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे तभी बोला था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट सेपरेटली बैलेंस शीट में दिखता है, और एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन लास्ट क्लास किया भी था। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कैपिटल रिजर्व या गुडविल जो भी होगा वो भी हमारे बैलेंस शीट का पार्ट है। तो वर्किंग नोट में तो पहले हमें ये दो चीज बनाना है, तभी जाके हम लोग जो है बैलेंस शीट को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, यानी गुडविल या जनरल रिजर्व कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितने रुपए से खरीदा गया, तो यहाँ पर बता दिया है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,26,000, ये रहा इन्वेस्टमेंट 1,26,000 से परचेस हुआ। अब कोई डिविडेंड का पॉइंट यहाँ पर बोला नहीं था, अगर होता तो हम लोग चेक करते, प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर है तो इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को कम करता, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर अब इसके बाद हम लोग को यहाँ से नेट वर्थ दिखाना पड़ेगा, 80% ऑफ नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का नेटवर्थ का 80% जो है बिलोंग करेगा, मतलब वही इन्होंने एक्वायर किया और उसके बदले 1,26,000 दिया है, तो नेटवर्थ का 80%। तो एस लिमिटेड का नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस कर देते, दो आइटम ऐड करने से ही होगा। शेयर कैपिटल है 1 लाख और ये है 40,000, लेकिन
यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि 40,000 कौन सा लेना पड़ता है। देखो हम लोग जब कैपिटल लेते हैं तब तो उसमें कुछ प्री पोस्ट होता नहीं है, सिंपल 1 लाख का 80% कर देंगे, आंसर मिल जाएगा, कैपिटल का जो बात है। लेकिन जब प्रॉफिट देखते हैं तो कौन सा प्रॉफिट लेते हैं, क्या पूरा प्रॉफिट ले लेते हैं, ईयर एंड में जो पूरा प्रॉफिट है वो ले लेंगे, या फिर कौन सा प्रॉफिट खरीदना पड़ता है। इसमें तो प्री पोस्ट दोनों मिक्स्ड अप है, प्री भी है पोस्ट भी है। हम लोग जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करते हैं तो हमें कौन सा प्रॉफिट लेना पड़ता है, हम लोग जो प्रॉफिट खरीदते हैं, खरीदना कौन सा पड़ेगा, जो पहले से अवेलेबल होगा, जो पहले से अवेलेबल होगा उसको क्या बोलते हैं, थ्री प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है फिर, 30,000 हाँ 30,000। लेकिन इसमें हमें और एक चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ये जो 10,000 है ये कहाँ से कहाँ तक अर्न हुआ है, ये बताओ। ये जो 10,000 है ये कहाँ से कहाँ तक अर्न हुआ है, ये 10,000 प्रॉफिट कितने समय, 17 से 1/7 से थोड़ी ना हुआ है, ये तो पूरे साल का हुआ ना। 30,000 बढ़ के 40,000 हुआ, तो ये हम लोग नहीं बोल सकते ना कि 1/7 से ही हुआ, कैसे बोलेंगे। 30,000 बढ़ के अगर 40,000 हुआ है तो 10,000 का इंक्रीमेंट कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा, तो पूरे साल का पूरा ही होगा ना। हम लोग ऐसे तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये 1/7 से ही 1/7 के बाद से ही 10,000 हुआ, क्योंकि मुझे तो पूरा बैलेंस शीट दिया है। बैलेंस शीट ईयर एंड में 40,000, तो 40,000 ईयर एंड का मतलब ईयर स्टार्टिंग से लेके एंड तक में 40 और बिगिनिंग में 30 था, तो पूरे साल भर में अर्न कितना हो गया, 30,000 हो गया, सॉरी 10,000 हो 10,000 गया। 10,000 हो गया, ये पोस्ट एक्विजिशन। अब ये पोस्ट एक्विजिशन जो हम लोग का 10,000 हो गया। अब देखो ये पोस्ट एक्विजिशन को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 10,000 जो हुआ है, ये पोस्ट एक्विजिशन पूरा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 10,000 मेरा यहां से यहां तक हुआ है, तो 10,000 का कितना पोर्शन यहाँ पर बिलोंग होगा, क्योंकि पूरे साल भर का है, तो ये वाला लैंग्वेज इसका मतलब गलत हो रहा है। हम लोग पोस्ट एक्विजिशन इस तरीके से डिनोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे कैसे पता कि ये 1/7 से ही है, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि पता क्या, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है कि यहाँ 30 था यहाँ 40 हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर 10,000 बढ़ा। अब कब कौन से पीरियड में कितना करके बढ़ा वो मुझे नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन कर देंगे। कैसे कि हम बोलेंगे ये 10,000 का 3 मंथ्स का वैल्यू यहाँ दिखा देंगे इस पीरियड में, ठीक है, और बाकी 9 मंथ्स का इस पीरियड में चला जाएगा। तो निकाले 10,000 का 3 मंथ्स का, और यहाँ पर 2,500 कितना होगा, 2,500 और इधर वाले 7,500 7,500, ठीक है। तो इसका मतलब 10,000 जो पूरे ईयर में अर्न हुआ है, क्योंकि देखो ईयर स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट कमाना भी स्टार्ट कर दिए। हमारे पास प्रॉफिट 30,000 था, फिर हम लोग प्रॉफिट कमाते गए कमाते गए कमाते गए कमाते गए कमाते गए, और यहाँ पर आके एक कंपनी ने इस कंपनी का 80% शेयर होल्ड करके होल्डिंग कंपनी बन गया। तो इस पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया वो फिर कितना है, 2,500। ये हम लोग एस्टिमेट करके निकाले कि पूरे साल भर का अर्निंग अगर 10,000 है तो इस पीरियड का कितना हो जाएगा, 3 मंथ्स का। अगर 12 मंथ्स का 10,000 है तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, इस हिसाब से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब ये प्री पोस्ट निकल गया, तो इसका मतलब प्री प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 एंड 2,500। टोटल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना हो गया, इसका मतलब बोल तो दिया 32,500 32,500, ठीक है। तो 32,500 का कितना मिलेगा, 80%, ठीक है। तो नेट वर्थ का मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का प्री पोर्शन, तो रिजर्व सरप्लस का प्री पोर्शन और दोनों का ही मिला के 80%। अब 1 लाख प्लस 32,500 इंटू 80% करोगे तो भी जो होगा, सेपरेटली 80% करोगे तो भी सेम बात है, जैसा चाहे कर सकते हो। बोलो क्या आ रहा है इसका आंसर। 1,06,000 1,06,000, ठीक है।
तो फिर माइनस कर दो 1,06,000 से 1,26,000, मतलब कितना हो जाएगा 20,000। तो बोलो गुडविल हुआ कि कैपिटल रिजर्व? गुडविल। गुडविल हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने खर्चा ज्यादा किया, बदले में जो नेट वर्थ मिला है वो कम मिला। ठीक है, तो ये मेन दो चीज तो बन गया। अब हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। ये बैलेंस शीट जो बनाने के लिए consolidated balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited as at 31st of March 20x2। सबसे पहले तो लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। उसमें आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, हम जो है शॉर्ट में ही लिखते रहे, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये तो कंफर्म है, ये आएगा ही आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और फिर बाकी जो है इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा। देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पीपी इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड पेबल है तो करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, बस इतना ही रहेगा। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, टैंजिबल, पीपीई, गुडविल जनरेट हुआ है तो इंटेंजिबल भी आ जाएगा। गुडविल, और एक हो जाएगा करेंट एसेट। बस नोट बनेगा, नोट्स टू अकाउंट्स। शेयर कैपिटल तो बना कौन रहा है बैलेंस शीट? होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में क्या करेगा? होल्डिंग कंपनी सिर्फ अपना शेयर कैपिटल लिखता है। एस लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल वो एक्वायर करता है, चाहे जितना भी परसेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के साथ एडजस्ट होके वो हम लोग का गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व बन जाता है। तो ये डेटा कभी भी हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, ये पहले दिन ही समझाया था। ये अगर याद नहीं आ रहा है, लास्ट क्लास भी बताया था, ये करवाते वक्त ये देखो यहाँ पर दिखा दिया था मैंने, ये कट जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ होल्डिंग अपना ही शेयर लिखेगा, जो कि है 15,000 शेयर्स। कहाँ चला गया? ये रहा, 15,000 शेयर्स हो जाएगा, 10 रुपए करके एक एक शेयर है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 15,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, इसमें तुम लोग लिख देना ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल 1,50,000। फिर सेकंड हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस में क्या लिखेगा? रिजर्व सरप्लस में देखो पीएल है, बस पीएल ही है, तो पीएल अपना 50,000 लिखेगा।
और बाकी कौन सा अमाउंट पीएल का ऐड कर सकता है? देखो, प्री तो सारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में वहां चला जाता है, पोस्ट, ठीक है। देखो, प्री प्रॉफिट तो ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है ना, प्री का कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं आता है, वो सब खरीदा गया है, ठीक है। वो यहाँ एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी प्री पोर्शन, तो पोस्ट आएगा। तो पोस्ट का प्रॉफिट कितना है बोलो? पोस्ट का प्रॉफिट कितना है? एस लिमिटेड का पोस्ट का प्रॉफिट कितना है? ये ड्रॉ से ही तो दिख। 7,500. 7,500. हाँ, उसका कितना मिलेगा? पूरा थोड़ी ना मिलेगा, जितना 80%. 80%, बाकी तो माइनॉरिटी को जाएगा। कितना हो जाएगा? 7,500 का 80%, 6,000. 56,000 टोटल। अच्छा, रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल 256,000, 1,50,000। अच्छा, नंबर 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ये 4 ट्रेड पेपर। नंबर 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या क्या दिखाएगा? वो भी जो नेट वर्थ उसके पास जा रहा है वो दिखाएगा। तो नेट वर्थ मतलब शेयर कैपिटल लिखेगा, ठीक है। जैसे इसने तो अपना अलग से लिखा है, तो शेयर कैपिटल मतलब एक्चुअली होल्डिंग बता रहा है कि मेरे अलावा शेयर कैपिटल जितना है जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास। तो फिर कितना, ये देखो इसका कितना शेयर्स था टोटल? 1 लाख। 1 लाख का कितना? ये 80% है, तो 20%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख का 20%, यानी 20,000। और नेटवर्थ में और क्या जाएगा? प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट जाएगा? बोलो कौन सा प्रॉफिट? प्री पोस्ट दोनों ही जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो कुछ बाइफर्केशन नहीं करना पड़ता है ना, देखो होल्डिंग का करना पड़ता है। होल्डिंग प्री को खरीदता है तो उसको कैपिटल के तरह, कैपिटल नेचर में ट्रीट होता है, तो उसका ट्रीटमेंट सीओसी में ही चला जाता है। प्री का सिर्फ पोस्ट दिखाता है, लेकिन माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ऐसा थोड़ी, वो तो पहले भी एग्जिस्ट करता था सब्सिडियरी कंपनी में, एक्विजिशन के बाद वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया है, बस और कुछ नहीं। मतलब जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले शेयर होल्डर है वो तो पहले भी थे इस लिमिटेड के साथ, बाद में भी है, ठीक है। तो उनका क्या, प्री पोस्ट, ठीक है। तो जो पूरा प्रॉफिट होगा वो पूरा आ जाएगा, मतलब प्री पोस्ट से कोई लेना देना नहीं, पूरा अमाउंट का बात हो रहा है। तो बोलो कितना होगा पूरा? मतलब प्री प्लस पोस्ट दोनों लेना है, तो प्री प्लस पोस्ट मतलब कौन सा अमाउंट बोलो? 40,000. हाँ, ये वाला। और अगर अलग अलग करोगे तो ये प्लस ये, लेकिन वैसा करके फायदा है। 40,000 का 20%, 8,000, टोटल 28,000। और फोर्थ नंबर नोट है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल तो दोनों का ऐड करके लिख देंगे, 1 लाख और 60। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 28,000, 1,60,000। अच्छा, इधर नोट नंबर 5 पीपीई, गुडविल 6, करंट एसेट 7। पीपीई 1 लाख, 1,30,000। 2,30,000 intangible goodwill।
अच्छा, गुडविल कितना हुआ वो वर्किंग नोट 1 से मिल जाएगा, मतलब इधर जो मैंने वर्किंग नोट बनाया है उससे मिल जाएगा 20,000। 20,000। 7th नंबर करंट एसेट। करंट एसेट में 74 और 70। वन लैख 44, 1,44,000। और पीपी 2,30,000। दोनों साइड टोटल टैली होना चाहिए 1,30,000। 3,94,000 आ रहा है। मेरा तो इधर 3,94,000 ही आ रहा है और उधर भी आ रहा है 3,90,000। 3,10,000, 3,66,000, 3,66,000 plus 28, 3,94,000। दोनों साइड 3,94,000 आ गया टैली। तो ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 11। अच्छा, 12 करेंगे। ये बोल रहा है फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर consolidated बैलेंस शीट ऑफ विराट लिमिटेड एंड अनुष्का लिमिटेड एज एट 31st March. विराट लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ इक्विटी शेयर इन अनुष्का लिमिटेड सिंस इट अनुष्का लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बोल रहा है जिस दिन इनकॉर्पोरेशन हुआ उस दिन से ही विराट लिमिटेड ने अनुष्का लिमिटेड का शेयर होल्ड कर रखा है, वो भी 80%। ठीक है, मतलब डे 1 से ही होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन है। इसका मतलब पी जो है वो होल्डिंग कंपनी, एस जो है, एस नहीं सॉरी, अनुष्का ए सब्सिडियरी कंपनी 80% फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जब से अनुष्का लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ है तब से ये होल्ड कर रहा है इनका शेयर। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मुझे बोलो क्या इसमें प्री पोस्ट कंसेप्ट आएगा या फिर सब क्या रहेगा? क्या इसमें कोई प्री पोस्ट कंसेप्ट आएगा या फिर सिर्फ प्री कंसेप्ट होगा या सिर्फ पोस्ट कंसेप्ट होगा? only post. ओनली पोस्ट। सही, सिर्फ पोस्ट ही पोस्ट होगा, प्री का कहाँ है? क्योंकि जब से ये कंपनी बना है अनुष्का लिमिटेड तब से ये शेयर होल्ड करके रखा है, तो प्री पहले तो इसका कुछ था ही नहीं, तो प्री फिर प्री का तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट का कंसेप्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है इस क्वेश्चन में। फिर यहाँ बैलेंस शीट दे दिया है, दोनों का शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नोट्स बना हुआ है, देख लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, पीपी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट्स टू अकाउंट्स में ये शेयर कैपिटल दे दिया है। दोनों का अलग अलग, रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शेयर इन अनुष्का लिमिटेड, बस। और तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं।
तो हम लोग को क्या क्या रेडी करना पड़ेगा, एक तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट और एक जो है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ COC। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पर मैंने बोलो, ये इधर इस पेज में दिख रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। 3,20,000। हाँ 3,20,000। अब ये हम लोगों ने महंगा लिया कि सस्ता लिया, उसके लिए नेट वर्थ कितना लिया वो चेक करना पड़ेगा। तो लेस कर देंगे क्योंकि इसका कुछ प्री कंसेप्ट है ही नहीं। तो 80% इन नेट वर्थ ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, तो नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। तो शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व सरप्लस 1 लाख। लेकिन रिजर्व सरप्लस तो लेंगे नहीं क्योंकि प्री तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्री खरीदना पड़ता है। ये पूरा का पूरा पोस्ट है, मतलब एक्विजिशन के बाद से ही तो इनका मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ, इनकॉर्पोरेट हुआ, होल्ड भी हो गया, होल्डिंग भी हो गया। तो इसका मतलब प्री तो कुछ होगा नहीं, तो प्री प्रॉफिट खरीदना पड़ता है। तो यहाँ प्रॉफिट नहीं, जनरल रिजर्व है। बट ये जनरल रिजर्व पूरा का पूरा ही क्या है, पोस्ट जनरल रिजर्व है। मतलब इस ड्रॉ में अगर हम लोग दिखाना चाहे तो यहाँ पर दिखा देते हैं। जनरल रिजर्व जो है वो है 1 लाख ए लिमिटेड का। ठीक है, हम लोग तो सब्सिडियरी का ही लिखता है। और यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो। ठीक है, जीरो इसलिए क्योंकि प्री में कुछ था ही नहीं, पूरा का पूरा पोस्ट। तो फिर सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा। मतलब नेट वर्थ के नाम पे सिर्फ शेयर कैपिटल खरीदा गया। तो 4 लाख का 80%, 3,20,000। तो इसमें क्या जनरेट हुआ, गुडविल या कैपिटल रिजर्व या फिर कुछ नहीं? कुछ नहीं जनरेट हुआ। मतलब ना महंगा लिया हम लोगों ने, ना सस्ता लिया। अब हम लोग बना लेते हैं बैलेंस शीट। फिर से लिखो ये इस तरीके से। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, मतलब वी लिमिटेड। कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ वी लिमिटेड एंड इट्स subsidiary A Limited as on 31st March 2021। Equity and liability, equity and liability, shareholders fund, share capital, रिजर्व सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये सब तो कॉमन होता है, बाकी देख लेते हैं कैसे लाइबिलिटी में क्या। शेयर कैपिटल, अच्छा नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी दोनों ही है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में है लॉन्ग टर्म बोरिंग, और करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पे। करेंट लाइबिलिटी में एसेट में नॉन करेंट एसेट पीपीई, सिर्फ पीपीई ही लिखेंगे। ठीक है, ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट
ये कॉन्सोलिडेट में नहीं आता, यही तो एडजस्ट होता है ना। 3,20,000 ये जो था, यही तो कॉस्ट के साथ एडजस्ट होकर गुडविल या कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं, जबकि इसमें कुछ जनरेट हुआ नहीं, वो बात अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि ना तो सस्ता लिया ना तो महंगा लिया। और करंट एसेट में इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवलेंट। कैश एंड कैश इक्विवलेंट। फर्स्ट नोट, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, ये यहां से देख के लिख सकते। 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 इच फुल्ली पेड अप। 60,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 इच फुल्ली पेड अप, यानी 6 लाख। ठीक है। अच्छा, फिर रिजर्व सरप्लस। तो रिजर्व सरप्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट मैंने तो बार बार कैलकुलेट करके दिखाया है, तुम लोग कैलकुलेट करो, बाकी सारा नोट्स बनाओ। हम जो है पूछेंगे कि क्या आंसर आया। ठीक है, हम 5 मिनट में आते हैं तो। बोलो, रिजर्व सरप्लस में कितना लिखा किया है। पहला बात है, रिजर्व सरप्लस में लिखना क्या पड़ेगा, होल्डिंग का सारा कुछ। और होल्डिंग सब्सिडियरी का कौन सा पार्ट लिखेगा, पोस्ट वाला। और यहाँ तो सारा का सारा ही पोस्ट है, तो क्या क्या लिखा होगा। जनरल रिजर्व में कितना लिखना पड़ेगा, 1 लाख। और जनरल रिजर्व और सब्सिडियरी का, इसका भी 1 लाख है। 1 लाख का 80% दिखाएगा, बाकी 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। 1,80,000। फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का 20%।
80,000। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो प्री पोस्ट हर तरीके का जनरल रिजर्व लिखता है, यहाँ मतलब रिजर्व सरप्लस लिखता है। तो यहाँ पर तो रिजर्व सरप्लस के नाम पे सिर्फ जनरल रिजर्व है, और वो भी पूरा का पूरा 1 लाख ही है, तो 1 लाख का 20% मतलब 20,000। फोर्थ नंबर, लॉन्ग टर्म बोरिंग, बी लिमिटेड, ए लिमिटेड। लॉन्ग टर्म बोरिंग दोनों का ऐड करके लिखना पड़ेगा। 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख। ट्रेड पेबल, बी लिमिटेड, ए लिमिटेड। 1 लाख, 1 लाख। बोले 6 लाख, 1,80,000। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तीन दो पाँच छः, 3 2 5 1 6 6 12 13, 13,80,000। PPE, फोर लाख, 3 लाख। इन्वेंट्रीज 1,60,000, 2 लाख। ट्रेड रिसीव, ट्रेड रिसीवेबल 80 और 1 लाख। 2,20,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 40 and 60। तो PP 7 लाख, 3,60,000, 2,20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख आया। तो टोटल 7 लाख और 3 लाख, 10 लाख, 12 और 13 लाख 20,000। सॉरी 80,000, 13,80,000। 60 और 20 मिला के 80,000। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला नहीं।
ये वाला जो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम कंसेप्ट समझाया था उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 14 ये वाला करते हैं। A Limited holds 80% of the equity capital and voting power in B Limited. तो B Limited का 80% शेयर होल्ड कर रहा है A Limited. A Limited सेल्स इन्वेंट्रीज कॉस्टिंग 180 लाख टू B Limited। अच्छा, A Limited जो कि एक होल्डिंग कंपनी है 80% शेयर होल्ड किया है। B Limited है सब्सिडियरी कंपनी। फिर बोल रहा है कि A Limited sales inventories costing 180 lakh to B Limited at a price of 200 lakh। तो A Limited ने सेल फॉर 200 lakh रुपीज 200 lakh कॉस्ट रुपीज 180 lakh। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट लगा के बेचा होगा? 200 लाख में बेचा था 180 लाख का स्टॉक, तो कितना प्रॉफिट लगा के बेचा था? 20 लाख। 20 लाख। प्रॉफिट 20 लाख। ठीक है, अच्छा अब द एंटायर इन्वेंट्री रिमेन अनसोल्ड विद बी लिमिटेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2001। तो बोल रहा है कि 31 मार्च 2001 में पूरा का पूरा ये वाला स्टॉक अनसोल्ड था। ठीक है, अनसोल्ड था स्टॉक। देखो अगर बिक जाता है तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि बिक गया तो बस जो ए लिमिटेड जितना प्रॉफिट लगा के बेचना था उसने बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टॉक है बचा हुआ तो प्रॉब्लम है। ऐसा स्टॉक जिसमें कितना प्रॉफिट लगा के मुझे बेचने वालों ने बेचा था मुझे पता चल गया, तो फिर हम क्या करेंगे? S2 फॉलो करना पड़ेगा, कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर। अब मुझे पता है मेरे पास जो स्टॉक मैंने अभी तक 200 रुपए का खरीद के रखा था, मुझे पता है वो स्टॉक एक्चुअली 180 लाख का है। तो S2 मुझे क्या बोल रहा है कि स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड करना है? कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर। एनआरबी मतलब नेट रियलाइज्ड वैल्यू, मतलब बेचने वाला। तो बेचने वाला तो यहाँ पर बोला नहीं है कि ए लिमिटेड जो सेल किया था बी लिमिटेड को वो कितने में बेचेगा, वो तो बोला नहीं है, बट कितने में खरीदा था वो तो बोल दिया है ना कि ए लिमिटेड ने 180 लाख का चीज बी लिमिटेड को 200 लाख में बेचा था। अब ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है। अब ए जैसे बी के साथ मिलके अपना स्टॉक लिखेगा, जैसे कि देखो यहाँ पर इन्वेंटरीज लिखा गया, ये कौन था? होल्डिंग। ये कौन था? सब्सिडियरी कंपनी। तो फिर होल्डिंग कंपनी क्या प्रॉफिट के साथ अपना स्टॉक रिकॉर्ड करेगी? नहीं, क्योंकि स्टॉक को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर। तो उसे तो पता है कि इस स्टॉक का कॉस्ट 180 है जिसको मैंने 200 पे बेचा है, तो मुझे 180 पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्योंकि अब ये मेरा जो है सोल्ड आउट वाला स्टॉक नहीं है, ये मेरा ही स्टॉक है। तो मुझे इसको कितने में दिखाना पड़ेगा? 180 लाख में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो सेल है ये कौन सा वाला है? अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम वाला है? होल्डिंग ने सब्सिडियरी को बेचा है, मतलब नीचे के लेवल पे बेचा है। तो ये कौन सा वाला है? डाउन स्ट्रीम। कंसेप्ट देखोगे तो वहां लिखवाया हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम, तो उसमें करना क्या होता है वो तो मैंने लिखवाया है, लेकिन हम लोग नॉर्मली भी समझ सकते हैं। इन्वेंट्री को कितने में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एट कितने में रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर, मतलब 200 लाख का जो इन्वेंट्री, जैसे देखो यहाँ पर मान लो ये जो 3 लाख कहाँ चला गया? ये वाला, ये जो दिख रहा है 2 लाख का इन्वेंट्री, अब ये मान लो भी नहीं उसे बेचा था, सपोज करो कि, तो फिर क्या वो 2 लाख में दिखाएगा? प्रॉफिट एलिमिनेट करके दिखाएगा। जब अपने कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएगा तो कितने का दिखाएगा? अब क्लोजिंग स्टॉक 180 लाख का दिखाएगा। ठीक है, एक तो ये ट्रीटमेंट होगा, स्टॉक का वैल्यू को चेंज कर दिया जाएगा। स्टॉक को हम लोग कॉस्ट पे दिखाएंगे क्योंकि S2 हमें बोलता है कि कॉस्ट और एनआरबी विचेवर इज लोअर। दूसरा क्या होगा? जब एज लिमिटेड ने, सॉरी एज मतलब ए लिमिटेड ने ये स्टॉक बेचा था, तो बोलो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था कि नहीं किया था? किया होना चाहिए। हाँ किया होगा जरूर, चाहे क्रेडिट में बेचे चाहे कैश में बेचे। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, बाय सेल्स लिखते हो, तो यहाँ पर जीपी किस चीज का लिखा जाता है? ये सेल का जीपी तो लिखा जाता है कि बेच के कितना प्रॉफिट। हाँ। तो अब ये और बी लिमिटेड एक ही
और मतलब एंटिटी हो गया, ठीक है, अलग अलग तो है नहीं, तो क्या ये खुद ही खुद को सामान बेचेगा? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसने जितना प्रॉफिट बुक किया है बी लिमिटेड को बेच के, वो प्रॉफिट को वो एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि खुद ही खुद को कोई स्टॉक बेच नहीं सकता है, ठीक है। तो टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से वो कितना माइनस कर देगा? प्रॉफिट लेस कर देगा फ्रॉम होल्डिंग, दैट इज ए लिमिटेड। ए लिमिटेड अपने से प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट के अमाउंट को कितने से कम कर देगा? बोलो कितने से कम करेगा? प्रॉफिट कितना है? 20 लाख। कितने से कम करेगा? 20 लाख से कम कर देगा, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, तो एग्जाम में अगर आए तो ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का क्या सब मतलब बताए, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ये जो लैंग्वेज लिखा है ये लिख लिख दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो तुम लोग तो लिख पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। कि जो अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट हम लोगों ने कमाया नहीं, बेचा नहीं ना, स्टॉक बिका नहीं, तो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ 20 लाख would be eliminated from the consolidated financial statement for financial year 31st March 2001। मतलब प्रॉफिट से ये वाला एलिमिनेट होगा, क्योंकि जब बेचा था प्रॉफिट बुक किया था तो प्रॉफिट कहाँ दिख रहा होगा? रिजर्व सरप्लस के पीएल में, वहां से ये चीज एलिमिनेट होगा, ये लिखा है। और बाय रिड्यूसिंग द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इंक्रीजिंग द कंसोलिडेटेड लॉस, अगर मतलब, या फिर बोल सकते हैं कि इसमें लॉस बढ़ गया, प्रॉफिट कम होने का मतलब, एंड रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑन 31st मार्च, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू भी उतने से कम कर देना। बस इतना बात लिखने से होगा, इतना जरूरी नहीं है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होता है नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, पॉइंट नंबर बी देखो, इसमें क्या बोला है? बोल रहा है ए लिमिटेड होल्ड 75% ऑफ द इक्विटी कैपिटल एंड वोटिंग पावर इन बी लिमिटेड। ए लिमिटेड परचेज इन्वेंट्री कॉस्टिंग 150 लाख फ्रॉम बी लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 200 लाख। अब जो है कहानी उल्टा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग ही है, बट होल्डिंग का परसेंटेज चेंज हो गया है। ये सब्सिडियरी है। 75%, 75% शेयर होल्ड कर रहा है, ठीक है। और किसने किसको स्टॉक बेचा था? ए लिमिटेड ने परचेस किया था 150 लाख का फ्रॉम बी लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 200 लाख। मतलब बी ने ए को बेचा था, जिसका सेल प्राइस था 200 लाख और कॉस्ट था 150 लाख, ठीक है। तो बी ने ए को बेचा था, मतलब नीचे वाले सब्सिडियरी जो है उसका प्रायोरिटी थोड़ी ना होल्डिंग के तरह होगा ना, मतलब होल्डिंग तो पेरेंट कंपनी हो गया, तो इसीलिए मतलब नीचे वाला स्टेज हम लोग बोल सकते हैं, तो इसमें हमारा अपस्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है, अपस्ट्रीम वाला कंसेप्ट। अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम वाले कंसेप्ट में क्या होगा? अब आगे पढ़ लेते, क्या बोला है? बोल रहा है कि द एंटायर इन्वेंट्रीज रिमेन अनसोल्ड विद ए लिमिटेड एट द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st मार्च। और ये 31st मार्च को अनसोल्ड है, ये वाला भी 31st मार्च को अनसोल्ड है, जैसे ये था। तो क्या होगा? अब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का शेयर होल्ड कर लिया, अब ए और बी एक ही एंटिटी है, ठीक है। तो अब ए बी से पूछेगा, बोलो कितने प्रॉफिट लगा के बेचा था? तो ए बोलेगा देखो हम अपने इन्वेंट्री के साथ तुम्हारा इन्वेंट्री भी लिखेंगे, क्योंकि तुम और हम अब एक हो गए, ठीक है, हम लोग कुछ अलग अलग है नहीं, कि तुम्हारा मेरा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास तुम्हारा बेचा गया जो स्टॉक है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा, क्योंकि तब तो हमारे बीच रिलेशन था नहीं, ठीक है, तो प्रॉफिट लगा के बेचा था। अब बता दो कि प्रॉफिट कितना है, क्योंकि मुझे तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में रिकॉर्ड करना है। तो कितने में रिकॉर्ड करेगा? जो है 150 लाख में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। मतलब प्रॉफिट कितना एलिमिनेट करेगा? प्रॉफिट एलिमिनेट करेगा 50 लाख। तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एट 200 माइनस 50, यानी कि 150 लाख में इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेगा लिमिटेड। और एक क्या करेगा? अब इस बार लेकिन होल्डिंग ने बेचा नहीं है, इस बार बेचा है सब्सिडियरी ने, ठीक है। तो सब्सिडियरी कंपनी ने जब ये स्टॉक बेचा तो उसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा, जो प्रॉफिट अब और वो दिखा नहीं सकता है, ठीक है। मतलब ये 50 लाख का प्रॉफिट जो है वो उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे एलिमिनेट होगा? तो 50 लाख का प्रॉफिट एलिमिनेट करने के लिए, अब देखो प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो होल्डिंग माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो होल्डिंग का इस प्रॉफिट में 75% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हो जाएगा 25%। इस बार प्रॉफिट लेकिन बी लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी ने कमाया है। तो सब्सिडियरी कंपनी जब अपने प्रॉफिट से प्रॉफिट का पोर्शन चेक करेगी तो वो देखेगी टोटल में तो 50 लाख है, लेकिन उसका 75% का इम्पैक्ट मुझे होल्डिंग में देना पड़ेगा और बाकी मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में दिखाना पड़ेगा। तो 75% कितना हो जाएगा?
25 मतलब तो 37.5 लाख लिख देता और ये बच्चा हुआ कितना हो जाएगा 12.5 लाख। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी कैसे लिखा है देख लेते हैं। ये रहा, unrealized profit of 50 lakh would be eliminated in the consolidated financial statement for financial year ended 31st March 2001। बोल रहा है कि ये 50 लाख का प्रॉफिट एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब कैसे बोल रहा है कि एलिमिनेट होगा, बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 50 लाख एज ऑफ 31st March 2001। तो ये 150 लाख में दिखाएंगे, यानी 50 लाख से इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब 50 लाख से कम करेंगे, 150 लाख में रिकॉर्ड करेंगे, जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं। 150 लाख में रिकॉर्ड करेंगे बाय रिड्यूसिंग इट 50 लाख। ठीक है, इन द consolidated balance sheet 31st March 2001, A Limited's share of profit from B Limited will be reduced by 37.50 lakh, being 75% of 50 lakh। तो A Limited का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है B Limited से, क्योंकि इस बार किसने बेचा है, B Limited ने A Limited को बेचा है, तो बोल रहा है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है 50 लाख का शेयरिंग 75%, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है 12.50 लाख, ये दोनों प्रॉफिट ही हमें कम कर देना पड़ेगा। कहां से कम कर देंगे, बी लिमिटेड के प्रॉफिट से कम, बी लिमिटेड के प्रॉफिट से ये कम। ठीक है, जिसने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया उसी से कम हो जाएगा। लेकिन एक ही चीज समझने वाला है यहाँ पर कि अगर सब्सिडियरी बेचता है, ठीक है, तो सब्सिडियरी जब बेचता है तो प्रॉफिट का पोर्शन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि सब्सिडियरी का जो ओनर है वो दो तरीके का है, एक तो 75% कैटेगरी में, एक 25%, तो जो भी मिलता है उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसीलिए। अच्छा, इसके बाद ये सब करेंगे, बट ये सब थोड़ा अलग टाइप है क्वेश्चन, अभी जैसा सीखा है वैसा ही कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6, देखो बोल रहा है कि हेमंत लिमिटेड परचेज 80% शेयर ऑफ पावर लिमिटेड ऑन 1 Jan 2001 फॉर 2,10,000। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया 2,10,000। ठीक है, तो हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने बोला। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये भी पूछा है, एज ऑन 1 Jan एंड 31 December 2001। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू निकालने के लिए बोला है और गुडविल या कैपिटल रिजर्व जनरेट करने के लिए बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 11x1 को कैलकुलेट करने के लिए बोला है और 31 December 2001 को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्या मिलता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस प्री पोस्ट दोनों का ही उसका हिस्सा। ठीक है, तो 80% करके हिस्सेदारी हो जाएगा। अच्छा, आगे पढ़ लेते हैं। इशूड कैपिटल ऑफ पावर लिमिटेड ऑन 1 Jan 2001 वाज 1,50,000 एंड बैलेंस इन पीएल वाज 90,000। अच्छा, एक बार ड्रॉ कर लेते, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, बिना ड्रॉ के तो मेरे से नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 11x1 80% एच लिमिटेड ने होल्ड किया है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,10,000, ऐसा ही था शायद। हाँ, द इशूड कैपिटल ऑफ पावर लिमिटेड, पावर लिमिटेड कौन है, सब्सिडियरी कंपनी, पी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,50,000, was 1,50,000 and the balance in PL 90,000, PL 90,000। अच्छा, इस डेट को अगर परचेज हुआ है 1/1/2001 को, तो ये 90,000 कैसा प्रॉफिट है, प्री है कि पोस्ट है, इसी डेट का सारा डिटेल्स बता रहा है। डेट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एंड प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो ये प्रॉफिट जो है ये प्री वाला है कि पोस्ट वाला है, एक्विजिशन के टाइम पे इतना प्रॉफिट था, तो प्री वाला है कि पोस्ट वाला, प्री वाला है। अच्छा, फिर इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 31 December पावर लिमिटेड अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 30,000। पावर लिमिटेड ने इस पीरियड में ही 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये 30,000 प्रॉफिट कैसा प्रॉफिट है,
ड्यूरिंग द ईयर ना पोस्ट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया एक्वर होने के बाद का। तो देखो ड्यूरिंग द ईयर होने से पोस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर देखो हम लोगों ने देखा ये 1 जुलाई वाला क्वेश्चन अगर याद आए कि ड्यूरिंग द ईयर होने से ही पोस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कब एक्वर हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ एक्वर हुआ है तो यहाँ के पहले का सारा प्री और यहाँ के बाद का सारा पोस्ट। तो ये हो गया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा फिर बोल रहा है एंड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड 22,500। अच्छा 31 दिसंबर को ही डिविडेंड दिया है 22,500। डिविडेंड पेड अमाउंट ही बता दिया है, अमाउंट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। 22,500 का डिविडेंड पे हुआ है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बस इतना ही बोला है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन 1 Jan 2001, 31 दिसंबर, और गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अच्छा तो पीएल यहाँ पर कितना बन गया होगा टोटल में, पहले 90 फिर 30, कितना हो गया होगा 1,20,000। अच्छा तो अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 11x1 में कितना था, 31 दिसंबर x1 में कितना। ठीक है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब हो जाता है कि शेयर कैपिटल और रिजर्व। तो शेयर कैपिटल कितना है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, 1 का देख रहे हैं, 1,50,000 का कितना परसेंट, दोनों को मिला के कर लेते हैं, नेट वर्थ होता है ना, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस 90,000। ठीक है इस डेट पे तो 90,000 था। ऐसा हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 किया था, बहुत सारा क्वेश्चन एक एक करके केस स्टडीज था। तो ये कितना आ रहा है ये देखना पड़ेगा। और 31 दिसंबर का जब निकालेंगे तब शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट ये ले लिया, प्लस इसका 20%, और इसका 20% तो आएगा ही आएगा। ठीक है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये 30,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसका हिस्सेदारी होगा, या फिर 1,20,000 का कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन 1,20,000 में से 22,500 लेस हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड पे करने से हम लोग का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर 31 दिसंबर का सिचुएशन देखे तो शेयर कैपिटल कितना 1,50,000, उसमें हिस्सेदारी कितना वही 20%। ठीक है क्योंकि 80% होल्डिंग का है। और प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस का प्री पोस्ट दोनों ही आता है, तो प्री पोस्ट दोनों आने का मतलब 1,20,000, बट 1,20,000 अगर लेंगे तो ले सकते हैं, बट 22,500 लेस करना पड़ेगा, डिविडेंड पे हो रहा है। या तो वैसे कर सकते हो, या फिर क्योंकि मैंने 90 इधर लिख लिया है तो 30,000 से 22,500 लेस करके हम लोग लिख देंगे इसका 20%, तो भी हो जाएगा। ठीक है एक ही बात है, अगर ऐसे करोगे तो भी जो आंसर आएगा, और अगर 1,20,000 माइनस ये देख लो 1,20,000 माइनस 22,500 करके उसका 20% करते हो तो भी सेम आंसर आएगा, 19,500 होगा। और ये भी वही हो रहा है 19,500 ही आएगा, चेक करके देख सकते। मतलब 19,500 इन द सेंस ये प्रॉफिट वाला कैलकुलेशन, तब 1,50,000 को एक बार हटा के सोचना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा हम जो बोल रहे हैं। ठीक है मतलब सीधा बात इतना है कि डिविडेंड पे होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो उस केस में 30,000 वाला नहीं ले सकते, पोस्ट 30,000 माइनस 22,500 लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ रहा है 1,50,000 प्लस 90,000, 2,40,000 का 20%, 48। 48,000। अच्छा और इधर वाला 48, तो इतना तो 48 आ ही रहा है, तो 30,000 माइनस 22,500 इंटू 775 49,500, 49,500। ठीक है ये आ गया। अच्छा पहला आंसर निकल गया। फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व जनरल क्या होगा वो कैलकुलेट करने बोला है। कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम गलत कर दिए ना। ये पहला पार्ट तो 48,000 आएगा, फिर ये सेकंड पार्ट आ रहा है 7,500, उसका 10% है 10 नहीं 20, 750। 20 है ये ये। 20, अच्छा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,10,000
और लेस करेंगे इसमें से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट परचेस करना पड़ेगा। तो नेट वर्थ 80% ऑफ नेट वर्थ ऑफ एज एस लिमिटेड। तो 80% नेट वर्थ कितना हो जाएगा प्री प्रॉफिट का 90,000, यही खरीदना पड़ता है। तो 90,000 का 20%, सॉरी 80%। प्री को खरीदना पड़ता है 90,000 का 80% कितना होता है 72। ओ शेयर कैपिटल तो लिया ही नहीं। अच्छा ये 72 ठीक है, और शेयर कैपिटल 1,50,000 का 80%, ये इधर लिख दो 1,50,000 का 80% प्लस ये वाला 72 प्लस 1,50,000 का 80% कितना हो रहा है देखो, प्लस 72 कर दो। वो तो 1,20,000 आएगा, 1,20,000 और 72 192। 192 ठीक है 192। ये मिला बदले में 2,10,000 दिया, तो फिर डिफरेंस जो आ रहा है वो तो गुडविल होगा, इधर गुडविल लिख दिया। कितना डिफरेंस आ रहा है 18,000। हाँ 18। अब ये 7th वाला देखो। अच्छा इसमें बोला है कि किंग लिमिटेड एक्वायर्स 70% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ क्वीन लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2001 एट ए कॉस्ट ऑफ 140 लाख। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ क्वीन लिमिटेड, मतलब सब्सिडियरी कंपनी का। पीपीई इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन एडवांस, डिवेंचर, करंट लाइबिलिटी। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैज बीन एग्रीड अपॉन, नॉट इंक्लूडेड इन द अबव फिगर्स। पीपीई अप होगा 20% से, इन्वेस्टमेंट डाउन करना है 10% से। किंग लिमिटेड परचेज द शेयर ऑफ क्वीन लिमिटेड एट 20 पर शेयर, फेस वैल्यू 10। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, और या फिर गुडविल जो भी आएगा, मतलब सीओसी का कैलकुलेशन बोला है। सबसे पहले तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने से खरीदा है किंग लिमिटेड ने क्वीन लिमिटेड को, तो बोल रहा है कि 20 रुपए एक एक शेयर का उसने पे किया। कितना शेयर जो है एक्वायर किया है 70%, और इसका शेयर था कितना क्वीन लिमिटेड का, क्वीन लिमिटेड के पास शेयर था। अच्छा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 140 लाख, ये लिख लेते हैं 140 एल लिख दिया मैंने, ठीक है क्योंकि सारे डेटा वैसे ही लिखे हैं। अच्छा क्वीन का कितना सारा शेयर है परचेज क्वीन लिमिटेड। अच्छा ये निकालना पड़ेगा, मैंने लास्ट दिन एक क्वेश्चन में तुम लोग को सिखाया था कैसे करके निकालना है। उस क्वेश्चन में दिया नहीं था बट हम लोगों ने निकाला था कि जरूरत पड़े तो करना पड़ेगा। तो देखो 70% शेयर होल्ड किया है, जिसके लिए 140 लाख कॉस्ट बेयर किया है। एक शेयर का कॉस्ट बेयर किया है 20 रुपए, ठीक है। तो 140 लाख मतलब कितना सारा शेयर का कॉस्ट है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेस्ड। एक शेयर के लिए अगर 20 रुपए दिया है तो 140 लाख देने का मतलब कितना सारा शेयर खरीदा होगा 7 लाख हो गए थे। 7 लाख नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा है, ठीक है। अब 7 लाख शेयर्स मतलब कितना परसेंट, वो तो क्वेश्चन खुद बता रहा है। 7 लाख शेयर्स मतलब कितना परसेंट शेयर, 70%। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 70% शेयर लिया है। तो टोटल इक्विटी शेयर ऑफ क्वीन लिमिटेड, तो क्वीन लिमिटेड का टोटल कितना सारा शेयर है 7 लाख, मतलब अगर 70% होता है तो 100% मतलब 35 लाख। 35 लाख। 7 लाख तो 70% है, तो 100% तो अच्छा और भी ज्यादा 70%, तो फिर वो वन वन 100 लाख होगा, 10 लाख। 10 लाख ठीक है, मतलब क्वीन लिमिटेड का टोटल 10 लाख शेयर्स है। और
अब हम लोग निकाल सकते हैं नेट वर्थ का वैल्यू, ठीक है। तो नेट वर्थ निकालेंगे। अगर हम लोग ऐसा ना करके ये कर देते तो भी तो हो जाता। चलो ये कर लिया सो कर लिया। बाकी हम लोग अगर एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे आउटसाइडर तो भी तो हो जाता, वो कर लेते। चलो उसमें हो जाएगा। देखो प्लांट इक्विपमेंट को 20% से अप करना है, मतलब 240 लाख का प्लांट कितने का हो जाएगा? नेट वर्थ का 288। नेट वर्थ ऑफ क्वीन लिमिटेड। अच्छा, 240 लाख का प्लांट को कम कर देना है, सॉरी बढ़ाना है 20% से, मतलब 120% करना है। ये जितना होगा उतना होना चाहिए। 288। 288, ठीक है। हाँ 288 हो रहा है, नीचे नीचे लिखते जा रहे हैं। ये हो गया प्लांट, ठीक है। प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को 110 लाख था, 10% से कम करना है। तो इन्वेस्टमेंट 110 को 90% कर देना है, 10 लाख मतलब। तो 110 का 90%, 99 लाख आ गया, ठीक है। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट हो गया, बस और कुछ चेंज नहीं करना है। करेंट एसेट 140, लोन एडवांस 30, लोन एडवांस 30, बस। तो माइनस 180 और 100, माइनस 180 और 100। तो ये हो जाएगा 140 माइनस 180, मतलब -40, -40 प्लस 30 मतलब -10, -10 मतलब -110 हो जाएगा। 277। और ये सबका परसेंटेज तो करना पड़ेगा ना। ये तो नेट वर्थ निकल गया, इसका कितना परसेंट करना पड़ेगा? 70%। 70। हाँ, तो 277 का 70% इज 193.9। 193.9 लाख। तो फिर 140 लाख खर्चा करके 193.9 मिला, तो कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ कितना, माइनस करने से पता चला। 53.9। 53.9 लाख, इतना कैपिटल रिजर्व जो है जनरेट हुआ है, ठीक है। और हम लोग ये जो कर रहे थे ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग तो एसेट अप्रोच लेके कर पा रहे हैं। बाकी ये अगर करते हैं तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए रिजर्व सरप्लस देना चाहिए था, बट रिजर्व सरप्लस तो इन्होंने दिया है नहीं, तो कैसे निकाले? तो फिर तो निकलेगा नहीं। रिजर्व सरप्लस तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है नहीं। शेयर कैपिटल तो निकल गया, वो तो निकाल ही लेंगे। 10 लाख शेयर्स इंटू 10 इंटू 70% करने से 7 लाख हो जाएगा। लेकिन रिजर्व सरप्लस तो अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये मेथड लगा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसको इसको रहने दो, एप्लीकेशन हम लोग कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो इलास्ट्रेशन 1 किया था सेम वैसा ही है। हम लोग को यहाँ से माइनॉरिटी इंटरेस्ट और डेट ऑफ एक्विजिशन पे और कंसोलिडेशन डेट पे कितना होगा ये बताना है। ऐसा हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 किया था, सेम वही चीज हमें यहाँ बताने बोला है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ 10% या 25, इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही है, उस तरीके से करने के लिए बोला है। तो ये वाला होमवर्क ले लो, ये होमवर्क कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो एकदम इलास्ट्रेशन 1 के तरह, ये प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। एक ही दे रहे होमवर्क और कुछ नहीं दे रहे। मुझे जस्ट एक बार इतना इन्फॉर्म करो कि हम लोगों ने कौन कौन सा इलास्ट्रेशन कर लिया है। इलास्ट्रेशन 1 मुझे याद है, और एक बार बता दो ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन सा क्वेश्चन हो गए हैं। आज जो किया है वो तो हम खुद ही लिख रहे हैं। तुम लोग प्रीवियस क्लास का बताओ, एक ही क्लास में क्वेश्चन क्या है पहले वन वाले टू क्लास हो में? गया है, 3 हो गया है, हम्म, 7 हो गया है, 10 हो गया है, 6 हो गया है, 8 हो गया है, 6, 11, 12, 14, और फिर अभी क्वेश्चन नंबर 6, 7। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये जो लिखा है देख लो तो एक बार, 1 2 3 7 10 6,
8, 11, 12, 14. मैंने ठीक दिखा है कि नहीं, बस देख लो हाँ, बस। ठीक है, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला मतलब क्वेश्चन क्या पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, कर दें।